नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जेसीईआरटी के तरफ से झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। कुछ विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र आंसर की के साथ जारी हुआ है, जबकि कुछ विषयों का आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ है। जिन विषयों का आंसर की जारी नहीं हुआ है, हम एक एक कर पूरी व्याख्या के साथ उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं और आज हम क्लास 10 के विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड यानी जेसीईआरटी रांची की तरफ से 2022-23 का मॉडल प्रश्न पत्र है। ये कक्षा 10 विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 40 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हम इस पर समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं और सीधे हम टॉपिक पर आते हैं और आपका जो भी एमसीक्यू दिया गया है उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो बीम के समान होता है और उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बीम से छोटा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में जो है जो जो हम दर्पण के समीप आते हैं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। तो इससे साफ स्पष्ट है कि दाढ़ी बनाने के लिए नाई जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता होगा, क्योंकि प्रतिबिंब अगर बड़ा बनेगा तो एक भी दाढ़ी छूटने की संभावना नहीं, यानी शेविंग में उसको थोड़ा ज़्यादा सहायता मिलेगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही होगा। ठीक है, अवतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, R/2। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, F हो गया फोकस दूरी और R हो गया वक्रता त्रिज्या, तो दोनों के बीच क्या संबंध है, F इक्वल टू R/2। तो हम यहाँ देखते हैं कि F इक्वल टू R/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 2 का जो है बी सही हो जाएगा। F इक्वल टू R/2 ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए आवृत्ति, बी वेग, सी तरंग दैर्ध्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे कि वेग और तरंग दैर्ध्य जो है वो बदल जाता है, यानी उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्षमता जो होता है P इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये सूत्र है, तो आप निकाल लीजिए। f जो है फोकस दूरी है, वो कितना दिया गया है 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1 डायोप्टर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ जो है हमारा क्या दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल लेंस है, इसका मतलब ये धनात्मक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 डायोप्टर। ठीक है, क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका 4 ऑप्शन है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लें कि F इक्वल टू जो है, जिस प्रकार P इक्वल टू 1/f होता है, उसी प्रकार F इक्वल टू 1/p। ठीक है, तो हमारा P जो है क्षमता दिया गया है 4D, यानी 1/4, 1 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। ये हमारा मीटर में निकल रहा है। अगर 0.25 को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 5 का बी सही होगा, 25 सेंटीमीटर। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो
वाहन का जो अग्रदीप होता है, लाइट होता है आगे वाला, आप उसमें देखिएगा कि उसका आकृति जो है इस तरह का होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होता है। तो हम पढ़े हैं फिजिक्स में कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं इसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है, इसका मतलब कि इसका अवतल दर्पण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। वाहन के अग्रदीपों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए कोर्निया, बी परितारिका, सी पुतली और डी दृष्टिपटल। तो हम लोग जानते हैं कि रेटिना में प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना को जो है हिंदी में क्या बोला जाता है? दृष्टिपटल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दृष्टिपटल दिया गया है। रेटिना या दृष्टिपटल एक ही चीज़ है, ठीक है, यानी 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु यानी सामान्य नेत्र कहते हैं जिसका आंख स्वस्थ है, वो कहाँ तक देख सकता है, उसका दूरबिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र जो है अनंत तक देखता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूरबिंदु अनंत। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए दृष्टिपटल, बी स्वच्छमंडल, सी परितारिका और डी पुतली। तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यानी परितारिका जो है प्रकाश का जो है नियंत्रण करता है। जब भी हम लोग धूप में जाते हैं तो मेरा आँख का साइज बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, आँख का पुतली खुल जाता है ज़्यादा, और जैसे ही छाँव में जाते हैं तो वो जो है सिकुड़ जाता है। यानी जो नियंत्रण का काम करता है कौन करता है? परितारिका करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक और उल्टा वास्तविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा वास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसा होता है? उल्टा होता है और वास्तविक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? तो आप सबसे पहले समझ लें कि 1 किलोवाट आवर को ही जो है 1 यूनिट कहा जाता है। जो घर में लगा जाता है ना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो यह ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, इसी के माध्यम से हमारा घर में बिल आता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा हो गया। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन बी सही होगा, ऊर्जा, ठीक है। 1 किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, यानी ऊर्जा का ही मात्रक हुआ वो। क्वेश्चन नंबर 12 की कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, ए है विद्युत आवेश, बी है विद्युत धारा, सी है विभवांतर और डी है प्रतिरोध। तो कूलम्ब किसका होगा? विद्युत आवेश का होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कूलम्ब जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो है फैन में लगा होता है या फिर मोटर पंप वगैरह में लगा रहता है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा को देते हैं तो पंखा घूमने लगता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। क्या परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का जब भी विद्युत अपघटन होता है तो जल क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक है, यानी उसका वियोजन होता है। इसका मतलब वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो 14 का जो है बी सही होगा, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि जल जब टूटता है H2O से जल बनता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टूट गया, यानी उसमें वियोजन हो गया, इसलिए कौन सा अभिक्रिया हो गया? वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो है
ऑक्सीजन के साथ योग होकर H2O बन रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का डी, H2, हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रखनली है, और प्रखनली में क्या कहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे का कील है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया करा कर देखते हैं, यानी कि लोहे का जो है अभिक्रिया किससे हुआ, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। ठीक है, ये जब अभिक्रिया किया तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट बना और कॉपर जो है अलग हो गया। ठीक है, यानी कॉपर का जो है विस्थापन हो गया यहाँ पर। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ पर जो है कॉपर का विस्थापन हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर हट जा रहा है, विस्थापित हो रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, विस्थापन का मतलब होता है हट जाना, तो यहाँ हट गया कॉपर, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, लिटमस पत्र और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लिटमस पत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र। इसके अलावा हल्दी भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में हल्दी भी रहता तो वो भी होता, हल्दी भी जो है प्राकृतिक सूचक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, लिटमस जो है लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। किससे, लीचेन। परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है भी कि लिटमस जो है कहाँ से निकाला जाता है, तो लीचेन नामक पौधा से, इसको भी याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए अम्ल, बी लवण, सी उदासीन और डी क्षार। तो एक चीज़ हम पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जिस विलयन का pH मान 0 से 7 के बीच में होता है वो होता है अम्ल, और जिसका pH मान 7 होता है वो विलयन उदासीन होता है, और जिसका pH मान 7 से 14 के बीच में होता है वो होता है क्षार। तो यहाँ पर जो है pH मान आप देख सकते हैं कि 10 दिया गया है, यानी कि ये 7 से 14 के बीच में है। तो इसका मतलब है कि 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, क्षार होगा। 10 है, यानी जिस विलयन का pH मान 7 से 14 के बीच में होगा क्षार ही होगा। तो यहाँ 10 है, 10 जो है 7 और 14 के बीच में, इसका मतलब ये क्षार ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम 19 नंबर को देखते हैं कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो आप किसी बोतल में जो है जिसमें अम्लीय पदार्थ रहता है उसमें इस तरह का चित्र देखे होंगे, ये सावधानी करता है। ठीक है, क्या चीज़ का सावधानी करता है, एसिड। एसिड जो है थोड़ा खतरनाक चीज़ होता है। ठीक है, बड़ा जल्दी अभिक्रिया करता है, इससे हाथ जलने का भी संभावना रहता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, यानी जहाँ भी ये रहेगा मतलब वो चेतावनी का चिन्ह होता है, क्योंकि इसमें एसिड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फिर देखिए रिपीट कर दिया है सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि सिट्रिक अम्ल जो है संतरा और नींबू में पाया जाता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल जो है दही या फिर खट्टा दूध में। इसका मतलब सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल नहीं होगा। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में। ठीक है, यानी 20 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, संतरा और नींबू में। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही हो गया या फिर खट्टा दूध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ अधातु दिया गया है। ठीक है, धातु नहीं है, अधातु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। 4 ऑप्शन दिया गया, सोडियम, पारा, ब्रोमीन और क्लोरीन। यहाँ पर जो है छकाने के लिए पारा दे दिया, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं करना है। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। अगर यहाँ क्वेश्चन रहता कि कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तब इसका आंसर हो जाता पारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पारा धातु है। ठीक है, तो धातु अगर दिया रहता तो आंसर पारा होता, यहाँ अधातु दिया गया इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, ब्रोमीन। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि
कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही चीज़ है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया जाता तो वो भी सही होता। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? 4 ऑप्शन है, ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु की संरचना और डी परमाणु का आकार। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के आधार पर बना है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 4 ऑप्शन है, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। तो हम लोग पढ़े सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है वो पोटेशियम होता है। पोटेशियम का सूत्र के है, तो के हो गया, उसके बाद सोडियम Na हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम, तब आता है एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या हो गया? पोटेशियम, यानी 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाया जाता है या यौगिक पाया जाता है उसको हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी। हाँ, एक चीज़ याद रखेगा, वैसा खनिज जिसमें जो है धातु पदार्थ पाने की संभावना ज़्यादा रहता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। लेकिन यहाँ दिया गया पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा खनिज। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल का सूत्र क्या हो जाता है? C3H7OH। यही पहचानने का तरीका है, जिसके अंत में आप OH देख लिए, ठीक है, इसका मतलब वो अल्कोहल होगा। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। प्रोपेनॉल जो है कौन अभिक्रियाशील समूह में है? तो अल्कोहल में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? ठीक है, क्या होता है नहीं, क्या नहीं होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। जल का टूटना, तो जल का टूटना, जल तो खैर टूटता ही है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है? उससे ऑक्सीजन निकलता है। सी है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा लेता है। और डी है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, तो खैर उपयोग होता ही है। तो यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त नहीं करता, ये क्या मुक्त करता है? ऑक्सीजन मुक्त करता है। इसका मतलब ये काम नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया, केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है तो ऊपर नीचे हर ओर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन और डायलिसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए, वृक्क नहीं होता है, ये होता है वृक्काणु। ठीक है, वृक्काणु, ये इसका सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और पसाइटोकिनिन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा और पिट्यूटरी द्वारा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लें
कि ये जो है एस्ट्रोजन, ठीक है, ये फीमेल हार्मोन है। इस बात को आप जानें कि एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है। जब फीमेल हार्मोन है तो स्पष्ट है कि ये जो है अंडाशय के द्वारा ही स्रावित होता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन का दिया गया है, परागन, निषेचन, जनन और मुकुलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन और पुनर्जनन। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग मुकुल। ठीक है, पौधा में जो है मुकुल निकल रहा है यहाँ पर, तो मुकुल निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, मुकुलन। यानी दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, मुकुलन। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख है। ठीक है, क्या है, तो 4 ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या है। समजात अंग, अवशेषी अंग, जीवाश्म और असंजात अंग। ठीक है, तो 34 में जो है पक्षी और चमगादड़ के पंख के बारे में पूछा गया है। तो पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होता है वो समरूप अंग होता है, इसको याद रखिएगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है समरूप अंग है। तो यहाँ पर देखिए समरूप का ऑप्शन नहीं दिया गया है। समजात तो होगा ही नहीं, अवशेषी भी नहीं होगा, जीवाश्म भी नहीं होगा, इसका मतलब असंजात अंग होगा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा डी, असंजात है। समजात नहीं है तो असंजात हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। 4 ऑप्शन है, गेहूं, चना, मटर और धान। सभी जानते हैं मटर को चुना था वो, यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा सी। मेंडल जो अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा को चुना था। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो 4 ऑप्शन है, सांप, मेढक, घास और ग्रास होपर। सांप तो भाई भक्षण करने वाला है, ये तो उत्पादक हो ही नहीं सकता है। मेढक का भी वही हाल है, ग्रास होपर का भी वही हाल है। इसका मतलब घास, घास को ही सभी प्राणी, मूल चीज़ वही है। तो उत्पादक कौन हो गया, घास हो गया। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। घास जो है हमारा उत्पादक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है, प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय जो पोषक स्तर का, चतुर्थ पोषीय स्तर का। ठीक है, तो किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी, आप सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले उत्पादक कौन हो गया, घास हो गया। घास को कौन खा रहा है, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी को कौन खा रहा है, मांसाहारी। ठीक है, इसी तरह का सिस्टम चलते जाता है एक एक करके। तो घास तो हमारा उत्पादक हो गया। यहाँ पर किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो शाकाहारी किस में आ गया, प्रथम पोषीय स्तर, ये पोषीय स्तर में आ गया। यहाँ से पोषीय स्तर, ये तो उत्पादक हो गया, इसके बाद पोषीय स्तर यहाँ से शुरू होता है शाकाहारी से। तो प्रथम पोषीय स्तर क्या हो गया, शाकाहारी। तो इसका मतलब 37 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण प्रथम पोषीय स्तर का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है, पहले ऑप्शन इसका देख लेते हैं। CO2, CFC, SO2 और NO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFC। CFC को क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी ओजोन परत के जो अपक्षय हो रहा है, ठीक है, बहुत गंभीर समस्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए जिम्मेदार है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है CFC। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लें। ए दिया है लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिक की ऊर्जा और डी कोयला। तो सबसे पहले कौन कौन है उसको देखते हैं, कौन जैव ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो लकड़ी जो है ये तो है जैव ऊर्जा से बाहर निकल रहा है लकड़ी, क्योंकि पेड़ पौधा क्या है, सजीव पदार्थ है। गोबर गैस ये भी कहाँ, जैव से ही प्राप्त हो रहा है किसी न किसी तरह से। कोयला ये भी जैव स्रोत से ही प्राप्त हो रहा है। अब बच गया हमारा नाभिक की ऊर्जा। तो नाभिक की ऊर्जा जो है ये क्या है कि ये किसी भारी परमाणु के नाभिक के विखंडन से प्राप्त होता है। इसमें जैव स्रोत का कहीं मतलब पता नहीं चलता है। ठीक है,
तो नाभिक इसका क्या नहीं होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन उल्टा पूछा, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक की ऊर्जा, क्योंकि नाभिक की ऊर्जा में जो है जैव स्रोत नहीं रहता है। ये कैसे होता है, तो किसी भी परमाणु के भारी नाभिक, कोई भी भारी परमाणु है उसके नाभिक को जब विखंडन करते हैं तब ये नाभिक की ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसमें जैव स्रोत का कहीं लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ए 15 किलोमीटर पर घंटा, बी है 15 मीटर पर सेकेंड, सी है 45 किलोमीटर पर सेकेंड, डी है 20 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए 15 किलोमीटर पर आवर। यानी पवन ऊर्जा जो है उसके उत्पादन में कम से कम जो है न्यूनतम जो है पवन का चाल कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों आज हमने क्लास 10th के विज्ञान विषय का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ था, जिसमें टोटल 40 MCQ था, यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसको भली प्रकार सॉल्व कराने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी अन्य विषय को लेकर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।